कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 11। हम पढ़ रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 10, 11 और 9। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के ऊपर ही बनाई है मैंने। ये कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 11। देखो इसमें क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको आगे। वैसे कंसेप्ट में बता चुका हूँ आपको, एक बार और बता देता हूँ। ये आपका एक कैपेसिटर है, ये एक और कैपेसिटर, ये एक और कैपेसिटर और ये एक और कैपेसिटर। एवरी का कैपेसिटेंस ही है ना? इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है, कोई कैपेसिटर नहीं लगाया। इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, कोई कैपेसिटर नहीं लगाया। यहाँ पे पॉइंट डाला ए और यहाँ पे डाला बी, है ना? क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ऐसे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें एक पॉइंट है। उस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन रिपीट किया है। पॉइंट जरा चेक करें। ये एक बैटरी लगा ली हमने। कहां पर बैटरी कनेक्ट करते हैं हम? पहला स्टेप क्या था? जिन दो पॉइंटों के बिटवीन हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो, उन दोनों पॉइंटों के बिटवीन हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं या सेल कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम ए और बी पॉइंट के इक्विवेलेंट, ए और बी के पॉइंट पर हमने एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। चलो C1 कैपेसिटर मान लेते हैं, इसे C2, इसे C3। तो जैसे मेरे को ये डायग्राम दिखता है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ P। ये वाला जंक्शन देखो जहाँ जॉइंट है वहां पर कुछ ना कुछ नेम डाल दो। ये M डाल दिया, ये P डाल दिया, ये N डाल दिया, है ना? ऐसे जॉइंट कर लें। तो जंक्शन, जो जंक्शन है जहाँ ये वायर मीट करते हैं तो जंक्शन बोलते हैं। तो ये जंक्शन है, इस जंक्शन और ये P वाला जंक्शन एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट है। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, कोई भी वायर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो पॉसिबल नहीं है। इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब तक हम ऐसे नहीं बनाते ना, ऐसे ऐसे, तब तक हम ये कहते हैं कि जीरो रेजिस्टेंस का क्या है, कनेक्टिंग वायर्स है। ठीक है, तो ये जीरो रेजिस्टेंस के वायर है, इसमें कोई डिवाइस नहीं लग रहा। तो ए और पी वाला पॉइंट एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट है। और जब ऐसा होता है तो ए पॉइंट और पी पॉइंट का पोटेंशियल सेम मानते हैं। और जब पोटेंशियल सेम है ए पॉइंट का और पी पॉइंट का, तो ए पॉइंट और पी पॉइंट ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट। ये मैं पीछे आपको पढ़ाया है। तो यहाँ ए पॉइंट और पी पॉइंट ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट बिकॉज ये जो है ये एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से पॉइंट ए और पॉइंट पी कनेक्टेड है। तो इनके पोटेंशियल सेम होंगे और पोटेंशियल सेम है तो ए और पी ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट। तो रीड्रॉ करना पड़ेगा इसको। ये ए पॉइंट बना लिया, यही पी पॉइंट है। ऐसे ही एम और एन एक जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर से कनेक्ट है, दिख रहे हैं? तो एम और एन आल्सो सेम पोटेंशियल है, तो इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है एम और एन के, तो ट्रीटेड एज अ आल्सो सिंगल पॉइंट एम एन, है ना? तो देखो मैंने ए बना दिया, पी भी, एम भी बना दिया, पी भी बना दिया, एन, एन के बाद बी, ये बी। अब रीड्रॉ कर लो। C1 की एक प्लेट ए से और दूसरी प्लेट डायरेक्ट एम से है। तो C1 की एक प्लेट ए से, दूसरी प्लेट एम से, ये C1 की प्लेट हो गई। C2 की एक प्लेट एम से, दूसरी पी से। तो एम ये रहा और पी ये रहा। तो इसकी एक प्लेट आपकी किससे है? ये C2 की एक प्लेट हो गई एम और पी से। एक प्लेट इस C3 की एक प्लेट, ये C3 कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट P से, एक प्लेट N से। जो प्लेट जिस पॉइंट से कनेक्टेड है उसी पॉइंट से कनेक्ट रहनी चाहिए। तो एक P से, एक N से, तो P से और N से। कहीं भी ना तो नीचे रहना चाहो नीचे ना हो। ये C3 साथ ही साथ लिख चले जाओ, चेक कर लो। C1 की सर एक प्लेट A से थी और C1 की ये वाली प्लेट सर ऐसे P से भी कनेक्टेड थी। C1 की एक प्लेट A से भी है, P से भी है ना? चलो ठीक है, ये C4 मान लेते हैं। इसका कैपेसिटेंस की एक प्लेट N से, दूसरी प्लेट B से, तो एक N से और एक B से है। देखो ये C4 रीड्रॉ हो गया। अब ये रीड्रॉ हो गया। अब कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B।
तो मैं समझता हूँ कि आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस सर्किट डायग्राम का तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से निकाल सकते होंगे। ए और बी से हम क्या कर दें, एक बैटरी कनेक्ट कर लें ऐसे, ये प्लस का ये माइनस का। पहले हम बैटरी को प्रायोरिटी दे दें, दैट मींस जो कैपेसिटर की प्लेट है डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उन पर पॉजिटिव साइन दे दें, और जो डायरेक्ट नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है उन पर नेगेटिव साइन दे दें। फिर इंडक्शन दिखा दें, ये चार्ज चल रहा है, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट आएगा, 3 पार्ट में चार्ज डिवाइड हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। इंडक्शन से ये चार्ज ऐसे आ रहा है, ये तीनों मिलके डॉट आएगा, इस नेगेटिव से देखे इंडक्शन से पॉजिटिव, इंडक्शन से पॉजिटिव, इंडक्शन से पॉजिटिव, ये चार्ज ऐसे, जितना चार्ज निकला उतना चार्ज एंटर किया। ठीक, अब पहले लूप खत्म करते तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, C1 C2 C3, C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C डैश मान लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 सब C है, तो C प्लस C प्लस C तो कितना आ गया 3C। इन तीनों में से कॉम्बिनेशन करके आप कोई से भी दो हटा दीजिए, तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक कैपेसिटर बना जिसका कैपेसिटर कितना है 3C, कोई से भी दो उठा दो, मैंने ये वाला हटा दिया और एक ये वाला हटा दिया, और इस C डैश कर देते हैं इसको, कितनी वैल्यू है 3C। क्या तो चार्ज चलेगा, डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड होगा तो डॉट भी नहीं आएगा। अब चेक करो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, तो इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये C डैश एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, C इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, C दर का सर का, तो 1/C डैश, C डैश की वैल्यू 3C प्लस 1/C, C4 की वैल्यू C, यहाँ से सॉल्व कर लो 3C, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 4/3C, तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 3C/4, तो C इक्विवेलेंट आ गया आपका 3C/4। इतनी बात समझ में आई आपको भाई, ये C इक्विवेलेंट कितना आ गया समझ में आया 3C/4, समझ में आया ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चले इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। सेम टू सेम पॉइंट है लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट काम हुआ, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बहुत ही अच्छा सुपर पॉइंट। एक कैपेसिटर बना लिया मैंने, 1 2 3 4 और ये 5, एवरी का कैपेसिटेंस C है। इसको फिर मैंने ऐसे कनेक्ट किया और इसको भी मैंने ऐसे कनेक्ट किया और इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ एक पॉइंट है, जरा समझ लो ऐसे, तो देखो ये पॉइंट ये डाल दिया, ये पॉइंट भी डाल दिया, है ना। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो देखो जहाँ जहाँ जंक्शन है, जहाँ जॉइंट है वायर का, उसको जंक्शन बोलते हैं, उस पॉइंट को पहले बनाइए। ये तो एक T है, ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ये K पॉइंट है और वो B पॉइंट है, ठीक है। मैंने पॉइंट डाल लिया, इनको कैपेसिटर का नाम दे देता हूँ, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, इस तरीके से कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो देखो जब भी आपको जो कैपेसिटर का अरेंजमेंट रखा है वो जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर से कनेक्ट हो, ऐसे तो रीड्रॉ करना पड़ता है, पहले उसे रीड्रॉ करिए, उसके बाद ही सोचिए। और देखो A पॉइंट और M पॉइंट एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट है, तो A पॉइंट और M पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो आप पहले यहाँ पे A पॉइंट बना दो और यहाँ पे M पॉइंट बना दो, ठीक है। एक A और M का पोटेंशियल सेम है, ऐसे P और N का पोटेंशियल सेम है। P पॉइंट और N पॉइंट भी एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट है, तो P और N पॉइंट के पोटेंशियल भी कैसे होंगे, सेम होंगे, है ना। ऐसे ही बताओ N और K वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कैसा होगा, N और K, ये भी एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, तो यही N है और यही K है, समझ में आ गया। तो P का और N का और K का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि N और K भी एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट है, और एक पॉइंट फिर बच गया B हमारा, तो B मैंने बना दिया, तो दिक्कत आप ड्रॉ कर लो।
C1 की एक प्लेट A और P के बीच में, तो A और P के बीच में C1 की एक प्लेट है, ये C1 मान लिया। C2 की एक प्लेट P और N के बीच में, तो P और N ये रहा, तो मैंने P और N के बीच में C2 बना दिया। C3 की एक प्लेट M और N के बीच में, तो M और N एक और बना दिया मैंने, ये C3। और C4 की एक प्लेट N से, दूसरी प्लेट K से, लेकिन N और K तो एक ही पॉइंट है, N और K तो सिंगल पॉइंट है, तो N और K के बिटवीन हम C4 को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो कर ही नहीं सकते। जानते हो क्यों नहीं कर पा रहे इसको? क्योंकि अगर N और K एक जीरो रेजिस्टेंस के वजह से कनेक्ट है, दैट मींस N और K का पोटेंशियल कैसा है? सेम। और N और K का पोटेंशियल अगर सेम है तो इस कैपेसिटर में चार्ज नहीं फ्लो करेगा, ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चार्ज जो फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे तो N पॉइंट का और K पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम। तो ना तो चार्ज N से K की तरफ जा सकता है, ना K से N की तरफ आ सकता है, क्योंकि N और K के पोटेंशियल कैसे हैं? सेम है, और ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट होगा तो उस एक पॉइंट का तो पोटेंशियल एक ही होता है। समझ में आया? तो ऐसा अगर ऐसा कभी दिखाई देता है तो ऐसे कैपेसिटर एनर्जी और चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उस वाली सिचुएशन में इस कैपेसिटर को हम यूजलेस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर यूजलेस है, ये कैपेसिटर यूजलेस है। देखो A और B का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो A से P की तरफ चार्ज जा सकता है, P से A की तरफ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल हाई है, किसका पोटेंशियल लो है। आया? लेकिन यहाँ N और K का पोटेंशियल सेम है, तो N से K की तरफ और K से N की तरफ नहीं आ सकता चार्ज, क्योंकि चार्ज ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करता, और जब चार्ज ही इसमें फ्लो नहीं करेगा तो ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर कैसे करेगा? भाई अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया, बैटरी से हम उसे चार्ज कर रहे हैं, बैटरी सेल लगा के उसे चार्ज कर रहे हैं, तो जब चार्ज ही स्टोर नहीं करेगा, और कैपेसिटर होता ही क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी और चार्ज स्टोर करता है, तो यूजलेस हो गया, किसी काम का नहीं। क्लियर है? चलो छोड़ते हैं। इसके बाद देखें C5 की एक प्लेट K से और दूसरी प्लेट B से, ये C5। अब कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो देखो अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम नहीं बन गया, ये A और B के बीच में हम क्या कर लेंगे? अपनी तरफ से एक सेल लगा देंगे। तो अभी जैसे किया था बिल्कुल सेम कर लो इस क्वेश्चन को। इसमें ये कंसेप्ट है आपका, क्लियर है? ये कंसेप्ट है। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बहुत ही अच्छा वाला, बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है? देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन में आता है ये। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C इन द स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर्स में करंट फ्लो नहीं करता, फुली चार्ज हो जाना। तो इस स्टडी स्टेट का मतलब मैं आपको जब बताऊंगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं तभी समझ में आता है, या फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो चार्ज फ्लो होने की, करंट फ्लो होने की बात चलेगी तब। ठीक है? अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड B एंड C पे ध्यान देते हैं। हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है A और B के बीच में, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस B एंड C के बीच में। तो हम A और B के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और B और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो देखो जो बैटरी के पास लिखा होता है उसे तो हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इसका एक पॉइंट किससे कनेक्टेड है? A से, और दूसरा किससे कनेक्टेड है? C से, है ना? तो इसको लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली A से कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली C से कनेक्टेड है, तो इसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C कह सकते हैं। और A एंड C है तो इसे लिख सकते हैं हम VA माइनस के BC भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे मैं V मान रहा हूँ। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है। देखो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, कभी भी आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है या चार्ज पूछ रहा है ना? तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो चार्ज की जरूरत होती है। Q बराबर CV वाले फॉर्मूले से लगे निकलेगा, Q बराबर CV, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहीं से निकाल पाएंगे। तो हमें चार्ज की जरूरत पड़ती है, तो चार्ज की जरूरत पड़ती है, तो हमें ये टोटल चार्ज हो गया, ये जो चलेगा चार्ज, तो ये टोटल चार्ज हो गया। तो सबसे पहले मेरे को ये निकालना है कि इस टोटल चार्ज कितना है, और टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें टोटल कैपेसिटेंस चाहिए।
क्योंकि हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ टोटल लिख दीजिए, टोटली चार्ज, टोटली कैपेसिटेंस और टोटली पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो है, अगर हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें टोटल कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करें, है ना, इसका सबसे पहला पॉइंट तो यही है। तो देखो इसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो देखो पहले हम बैटरी को प्रायोरिटी देते हैं। दैट मीन जो कैपेसिटर की प्लेटें डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं उन पर प्लेटों पर पॉजिटिव साइन दे देते हैं, और जो प्लेटें डायरेक्ट नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हैं उन पर हम नेगेटिव साइन दे देते हैं। जरा चेक करते हैं, तो यहाँ से देखो इस पर आया पॉजिटिव साइन, इस पर भी पॉजिटिव आया और इस पर भी पॉजिटिव आया। देखो ये डायरेक्ट कनेक्टेड होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इधर से देखें तो इस पे आएगा नेगेटिव साइन, इस पे नेगेटिव साइन आएगा और इस पे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इंडक्शन की जरूरत है, तो हम इंडक्शन कैसे शुरू करते हैं, चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में। तो यहाँ से चार्ज चला, यहाँ पे आके दो पॉइंट में डिवाइड होती है, ब्लैक डॉट आएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ये ऐसे चला रहा है। तो ये चार्ज इधर की तरफ भागना चाहिए, सी की तरफ, ए से सी की तरफ भागना है। तो यहाँ से चार्ज चला, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये चला आ रहा है प्लस से माइनस, और ये चला आ रहा है ऐसे, ये चला आ रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये चार्ज तो इधर से आ गया, ये चार्ज ये आ गया और ये चार्ज ये आ गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस वाले चार्ज को हम ऊपर की तरफ दो पार्ट में डिवाइड करें, ये वाला चार्ज ऐसे जाए या फिर ऊपर वाला चार्ज नीचे की तरफ आए। इस वाले चार्ज को हम नीचे की तरफ डिवाइड करें तो बी सी की तरफ जाना है, तो ऐसे हो सकता था ये चार्ज इधर आए, फिर ये दोनों चार्ज मीट करें। यहाँ पे ये चार्ज इधर से आ रहा है और ये चार्ज इधर से आ जाए और मीट करके इधर चला जाए। ये भी हो सकता था ये ऊपर जाए। अब प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चार्ज को हम इस वाले चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करें या फिर नीचे वाले दो चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करें, प्रॉब्लम ये है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो देखो ये क्वेश्चन एक बार सीखना पड़ेगा आपको, एक बार सीख लीजिए कैसे करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अभी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कंफ्यूजन क्या है, क्लियर है ना भाई। ये जो चार्ज आ रहा है अगर हम इस चार्ज को डिवाइड नहीं करते, देखो एक केस क्या हो सकता है, हम इसको नहीं कर रहे, हम इसको डिवाइड कर ले, एक ऐसे आ जाएगा एक ऐसे आ जाएगा, और ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज यहाँ पे मीट करके इधर चला जाएगा। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम क्या करें कि इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर ले, एक इधर एक इधर, और ये जो चार्ज आ रहा है ये चार्ज ऊपर जाके यहाँ पर मीट करके इधर चला जाएगा। तो दो सिचुएशन है, चार्ज की फ्लो होने की डायरेक्शन इसमें ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं और चार्ज की फ्लो होने की डायरेक्शन इसमें हम नीचे की तरफ भी दिखा सकते हैं, है ना। तो ये दो सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं और दो तो इसमें कंफ्यूजन है, तो इसीलिए हम बेटा अभी चार्ज का फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तो इसको देखो रीड्रॉ कर लेते हैं हम, इसको भी हम रीड्रॉ कर लेते हैं। सर रीड्रॉ कैसे करें, तो देखो इसमें जंक्शन है कुछ, देखो ये वाला जंक्शन जो है, इस वाले जंक्शन को मैं एम डाल देता हूँ, यहाँ पे जब आया जंक्शन है, यहाँ पे जंक्शन है इसे मैं एन डाल देता हूँ, यहाँ पे जंक्शन है जहाँ पे वायर कनेक्ट होते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं, उसको मैं के डाल देता हूँ। यहाँ पे जंक्शन है मैं इसे एल डाल देता हूँ, यहाँ पे जंक्शन है इसे मैं पी डाल देता हूँ, यहाँ पे जंक्शन है इसे मैं डी डाल देता हूँ, और यानी कुछ भी डाल दो, जहाँ जहाँ जंक्शन है वहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट कर दीजिए और फिर रीड्रॉ कर लीजिए। इसका रीड्रॉ करना ही जरूरी है, रीड्रॉ कर लोगे फिर कुछ नहीं है, फिर बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो देखो रीड्रॉ में यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। एक बात बताओ पहले, ए पॉइंट, एम पॉइंट और एन पॉइंट के पोटेंशियल कैसे होंगे सेम, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट, जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट है ये तीनों पॉइंट। ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर, ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर, तो एन, एम और ए आर सेम पोटेंशियल्स, इन पॉइंटों के पोटेंशियल सेम होंगे। दैट इज बाई ए पॉइंट, एम पॉइंट और एन पॉइंट ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट। समझ में आता है? तो आपको यही करना है यहाँ पे। तो देखो ये पॉइंट में डाल दिया ए, है ना, ये मैंने चलो ए पॉइंट डाल दिया ऐसे, यही मैंने एम डाल दिया, यही मैंने ए डाल दिया, यही एम और यही एम, ठीक है, ए एम एन यही पॉइंट है। या फिर ऐसा कर लो, देखो मैं बताऊं आपको बढ़िया वाला तरीका, और आप इसको डायग्राम को बस रिपीट कर दो एक बार, मैं बता देता हूँ फिर क्या करना है आपको।
ये ऐसे मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो देख के सोच के बताना मेरे को कि सही है या गलत है। नाम नेम कर देता हूँ इसका। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये वाला C5 है। तो देखो C1 मैंने ये बनाया है, C2 ये रहा और C3 ये रहा और ये C4 है और ये C5 है ना। ये वाला पॉइंटर मैंने ऐसे बनाया। अब चेक कर लो आप कि कोई परेशानी हुई है क्या? कोई परेशानी नहीं है। अगर इस वाले को हम हटा देंगे, है ना, देखो AMN एक ही पॉइंट है। तो देखो ये A पॉइंट यही है, M पॉइंट भी यही है और N पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया। A भी यही है, M भी यही है और N भी यही है। ठीक है, अभी बना देता हूँ। ऐसे इधर से देख लो, C पॉइंट, D पॉइंट और P पॉइंट ट्रीटेड एज ए सिंगल पॉइंट, क्योंकि इनके भी पोटेंशियल सेम होंगे। तो मैंने इसी को C डाल दिया है, इस पॉइंट को मैंने C डाल दिया है, इसी पॉइंट को मैंने D डाल दिया और इसी पॉइंट को मैंने P डाल दिया। CDP ये एक ही पॉइंट है। अब चेक कर लो दोबारा से। C1 की एक प्लेट M से है और दूसरी प्लेट K से है। C1 की एक प्लेट A से है, दूसरी प्लेट एक प्लेट M से कह दो, A से कह दो, एक ही बात है। N से भी है, देखो C1 की एक प्लेट N से भी है, ये वाली जो प्लेट है वो M से भी है, A से भी है, N से भी है। जो जिससे कनेक्टेड है उसी से कनेक्टेड रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो चेक कर लो। C1 की एक प्लेट डायरेक्ट M से थी, तो C1 की एक प्लेट डायरेक्ट M से है, डायरेक्ट A से है, डायरेक्ट N से है। तो चेक कर लो एक प्लेट पॉजिटिव वाली प्लेट है कि नहीं उससे कनेक्ट कर। और दूसरी प्लेट K से थी, तो दूसरी प्लेट अभी भी K से है। ये K पॉइंट है, ये B पॉइंट है आपका, ऐसे कैसे, ये पॉइंट L है, ऐसे कैसे आया कि नहीं? सर ये पॉइंट N डाला था आपने, तो बेटा ये N ही तो है। C2 की एक प्लेट N से कनेक्टेड थी, तो C2 की एक प्लेट अभी भी N से कनेक्टेड है। सर C5 की एक प्लेट N से कनेक्टेड थी, तो C5 की एक प्लेट अभी भी N से कनेक्टेड है। चेक कर लो। C4 की, सर ये वाला जो C4 है इसकी एक प्लेट P से और D से और C से, ये देखो P D C ये अभी भी है। देखो ये वाली प्लेट देखो सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट भी, इसकी एक प्लेट D से, तो इसकी एक प्लेट D से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट L से, तो दूसरी प्लेट L से कनेक्टेड है। तो जो जिससे कनेक्टेड है वैसे यही है, बस मैंने उसमें क्या चेंज किया है, क्लियर है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, क्योंकि फिर डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बना देंगे तो जगह काम नहीं। ठीक है, कुछ हो गया। इसे C5 कहा है, ऐसे कनेक्ट करके इसे एक ब्रैकेट लगा, इस वाले पॉइंट को A M और N, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को C D और P। ठीक है, ये देखिए अब वो जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो जाएगा। अब चेक करके देख लो आप। पहले बैटरी को पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव से है, ये पॉजिटिव से है और ये पॉजिटिव से। चेक कर लो पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है डायरेक्ट साइन कन्वेंशन, साइन भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड, तो पॉजिटिव दे दी। इधर से देख लो, ये नेगेटिव से, ये नेगेटिव से और ये नेगेटिव से। इंडक्शन दिखा दो, यहाँ से चार्ज चला के यहाँ आके ये इधर चला गया है ना, और यहाँ आके ये ऐसे चला गया है। क्लियर है? ये यहाँ तक ऐसे आया, दो यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड है, एक ऐसे, फिर यहाँ पे द्वारा से दो पार्ट डिवाइड। अब देखो यहाँ पे रास्ते ही नहीं आगे, तो चार्ज को ऐसे जाना है ऊपर, तो ये चला आ रहा है ऐसे, तो प्लस से कैसे, इस प्लस से कैसे माइनस, और इधर से आ रहा है तो इस प्लस से कैसा माइनस, और ये दोनों यहाँ पर मीट कर जाएंगे। माइनस से चलेगा ऐसे, तो ये माइनस चला आ रहा है, इस माइनस से कैसा प्लस, और यहाँ पे भी दो पार्ट डिवाइड हुआ है, ये वाला चार्ज
माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, इस वाले से देख लो माइनस से प्लस और इस वाले से भी माइनस से प्लस, ये चला आ रहा है ऐसे, ये वाला चार्ज ऐसे आ रहा है, ये वाला चार्ज ऐसे, और ये इधर से चला आ रहा है ऐसे, तीनों मीट करके द्वारा, पहले ये दोनों मीट करे फिर ये दोनों मीट करे वापस। समझ में आया आपको? तो ये एक इसमें कंसेप्ट है आपका ये वाला कि इस प्लेट को यहाँ से उठाना है आपको, और देखो फिर जो जिससे कनेक्टेड है उसी से कनेक्ट रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को सीख लो, ये इसमें बस कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको पॉइंट को पकड़ लो, बस खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना शुरू कर देना है। तो देखो एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, तो पहले छोटे छोटे लूप खत्म करते हैं। ये देखो ये सबसे बड़ा लूप ये वाला, इस बड़े लूप के अंदर ये छोटा लूप और ये छोटा लूप, तो पहले इस लूप को इस लूप को छोटे एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप हो, तो जो सबसे छोटा लूप होता है वहां से कॉम्बिनेशन शुरू करो बड़े की तरह, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर बड़े से बड़ा, फिर बड़े से बड़ा, इस तरह से कॉम्बिनेशन करना शुरू कर दो। तो ये छोटा सबसे, इसका कर लो या इसका कर लो, तो मैं इसका कर लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ इसकी नेगेटिव प्लेट, इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, दिख रही है, इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो किस कॉम्बिनेशन में, इसमें दो ही कैपेसिटर है, सब डॉट है, पहले बिना डॉट वाला तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और प्लस से माइनस कनेक्टेड हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में है, तो देखो 3 और 3 कितने हुए, 6, तो इनमें से कोई एक डिलीट कर दो, तो मैंने इसी में कर रहा हूँ, आप इसको द्वारा से कॉपी में ड्रॉ करके बना लेना है। तो देखो मैंने ये वाला प्लेट हटा दी और यहाँ लिख दिया मैंने C डैश 6 माइक्रोफैराड। समझ में आया आपको भाई, ये और ये पैरेलल में होंगे तो C डैश आ गया कॉम्बिनेशन करके 3 और 3 6। ऐसे ये प्लेट और ये वाली प्लेट किस कॉम्बिनेशन में, ये वाला कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर, इसकी पॉजिटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट से, तो C डबल डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन में C3 प्लस C4, ये तो फॉर्मूला होता है। और ये भी 1 माइक्रोफैराड का है और ये भी 1 माइक्रोफैराड का, एक और एक कितने हो गए, 2 माइक्रोफैराड। तो इनमें से भी मैं एक हटा देता हूँ ऐसे, और ये मैंने बना दिया इस पॉइंट का कोई मतलब, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है, डॉट नहीं आएगा, ये वैसे पॉइंट है, ठीक है ऐसे। और इसकी वैल्यू हो गई हमारी C डबल डैश कितना, 2 माइक्रोफैराड। आगे पक्का है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे जब चार्ज चलेगा Q, तो ये केवल 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ तक तो Q आया, Q चार्ज, ये चार्ज है पॉइंट नहीं, Q चार्ज आ रहा है, ऐसे 2 पार्ट डिवाइड हो गया। इसमें चला गया, मान लो इसमें चला गया Q1, तो इसमें कितना जाएगा भाई, Q में से Q1 ऊपर चला गया, तो बचा हुआ इसमें जाएगा ना Q माइनस Q1, ऐसे Q माइनस Q1। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया Q1, और इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया Q1, इस कैपेसिटर पे Q1, इस वाले कैपेसिटर पे Q1, और इस वाले कैपेसिटर पे कितना Q माइनस के Q1। ये दोनों चार्ज यहाँ पे आके मीट कर जाएंगे वापस की, तो जितना चार्ज चला था उतना चार्ज वापस। ये 100 वोल्ट की बैटरी थी हमारी, ठीक है, यही तो है। अब टोटल कैपेसिटेंस निकाले थे हम, टोटल चार्ज निकालना चाहते थे, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालना चाहते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब एक काम करिए, ये और ये देखो, इन दोनों के बीच में तो ब्लैक डॉट है, यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर भी चार्ज मीट कर रहा है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, लेकिन चार्ज डिवाइड हो रहा है, बीच में ब्लैक डॉट आ रहा है, तो ये इन दोनों पर कनेक्ट नहीं कर सकते। एक ही तो लूप बचा, ये दोनों बिना डॉट वाले हैं, चलो ये डॉट, अरे तो वो पॉइंट बनाया है, बस केवल एक पॉइंट है, भी डॉट नहीं है। यहाँ पे चार्ज कहाँ डिवाइड कर रहा, ना मीट कर रहा ना डिवाइड कर रहा, तो इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं। तो C डैश एंड C डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/C ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं। 1/C डैश 6 प्लस 1/2, ये 6 है और ये 2 है, तो 6/2, तो ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ 6 आ गया, यहाँ 1 प्लस यहाँ 3, तो 4/6, दैट मीन्स 2/3, तो C ट्रिपल डैश आ गया 3/2 माइक्रोफैराड, है ना, आया। तो देखो इस इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद एक फिगर और बना, तो मैं देखो उस फिगर को छोटा सा यहाँ बना लेता हूँ। ये देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने, इन दोनों में से एक मिटालना है, तो मैंने एक मिटाल दिया और C ट्रिपल डैश लिख लिया, कितना 3/2 माइक्रोफैराड आया। और ये इस तरीके से आपका ऐसे है ना, ये आपका C5,
और ये इस तरीके से आपका यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से चल रहा है क्यू चार्ज, इस पे इस जगह पर आके चार्ज दो पार्ट में, इसमें Q माइनस के Q1 और इसमें कितना Q1, ये आपका प्लस ये माइनस, इनमें से मान लो ये वाली मिटा दिया, वैसे ये प्लस ये माइनस है नहीं, तो ये प्लस ये माइनस, और ये वाला कैसा था, ये प्लस ये माइनस, साइन तो चेंज करते ही नहीं है कि नहीं। और यहाँ पे दोनों चार्ज आके मीट करके द्वारा से ये Q1 आया ऐसे, तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो गया Q1, और इस पे कितना हो गया Q माइनस के Q1, और ये मीट करके वापस। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये बताओ हमें क्या निकालना था, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटेंस निकाल के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो देखो हम यहाँ निकाल लेते हैं, है ना, तो यहाँ यही निकाल लेते हैं कि C∭+ एंड C5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये C∭+ एंड C5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 3/2 और प्लस C5 की वैल्यू देख लो कितनी है, C5 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, तो ये 1, तो ये 5/2 माइक्रोफैराड आ गया, ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया। और दैट इज वाई अगर टोटल कैपेसिटेंस निकल आया तो टोटल चार्ज निकल आएगा। नाउ हम टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज Q बराबर लिख रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है 100 वोल्ट, ये बैटरी को जो लेता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल चार्ज Q निकला था जो, और टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया, तो ये 5/2 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 और वोल्ट कितना है 100, ये कट गया 2 से 50 का, तो ये हो गया 250 × 10⁻⁻6 250, ये तो कूलाम आ गया पहले, तो 250 माइक्रोकूलाम, इतना टोटल चार्ज आ गया। क्लियर है? अब देखो टोटल चार्ज थोड़ी पूछा है हमसे, अगर टोटल चार्ज पूछता कि ये बैटरी कितना चार्ज ड्रॉ कर रही है तो हम कहते कि ये सेल या बैटरी 250 माइक्रोकूलाम चार्ज ड्रॉ कर रही है ना। टोटल कैपेसिटेंस पूछता तो हम कहते ये टोटल कैपेसिटेंस इतना हो गया, लेकिन उसने पूछा है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस और ए और बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी से का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, चलो देखते हैं उसे तो बाद में, इसको देखते हैं पहले। तो एक बात बताओ, क्या आप इस Q1 को इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q माइनस के Q1, तो इनकी वैल्यू निकाल सकते हो इस डायग्राम में। तो आपको देखो इस डायग्राम को देख के, पीछे तो मैंने लेक्चर लिया है 10 और आपका 9, तो ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि चार्ज कैसे निकालते हैं। तो दो तरीके होते हैं, इस कैपेसिटर की एक प्लेट डायरेक्ट ए से है और इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट डायरेक्ट सी से है, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और ए और सी के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। इसकी भी एक प्लेट ए से है डायरेक्ट और दूसरी प्लेट सी से है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी के। डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, ये प्रॉपर्टी मैंने पीछे पढ़ाया, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक ये है कि आप इसका भी 100 वोल्ट मान लो, इसका भी पोटेंशियल 100 वोल्ट मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, इसका भी 100 पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और चार्ज निकाल लो। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, और इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने V∭+ मान लिया और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने V5 मान लिया, तो आप ये कह सकते हो कि V∭+ एंड सॉरी C∭+ एंड C5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरीके बताए थे, मैंने दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, एंड हेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे, इनके पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दो। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू कितना Q/C, लेकिन V ये C∭+ का पोटेंशियल डिफरेंस, सारी चीजें इसी की, चार्ज भी इसी का, इसी का कैपेसिटेंस, तो चार्ज कितना है इस पे Q1, तो Q1 कैपेसिटेंस कितना है 3/2 इज इक्वल टू V5, इसी का चार्ज इसी का कैपेसिटेंस, तो Q माइनस के Q1, और कैपेसिटेंस कितना है C5 की वैल्यू 1,
ये भी माइक्रोफैराड में, ये भी माइक्रोफैराड में, तो माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कट गया, या 10 की पावर माइनस के 6 ऐसे भी लिख लीजिए, 10 की पावर माइनस के 6 ऐसे भी लीजिए, कट जाएगा। ये 2 ऊपर चला गया, तो देखो ये 2 यहाँ आ गया, 2/3, इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, यहाँ कर देता हूँ, ये 3q हो गया माइनस के 3q1 इज इक्वल टू 2q1, तो ये 5q1 हो गया, इसको दल ले गए, ये 5q1 इज इक्वल टू 3q, तो q1 इज इक्वल टू 3/5, चेक कर लेता हूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये 5q1 इज इक्वल टू 3q, तो q1 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 3/5 इंटू q की वैल्यू 250 माइक्रोकूलम में, जैसे 5 से कट गया 50 बार, तो 150 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया किस पर, q1 पर, q1 की वैल्यू आ गई। तो देखो इस पे कैपेसिटर पे चार्ज आ गया 150 माइक्रोकूलम, तो इस पे कितना होगा, तो 250 ये है और 150 ये, तो 250 में से 150 घटाएंगे तो 100 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे आ गया। थोड़ा सा ऊपर आओ डायग्राम में, इस पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, q1, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, q1, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज हो गया आपका 150 माइक्रोकूलम, इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पे भी कितना हो गया 150 माइक्रोकूलम, इस कैपेसिटर पे कितना आ गया q माइनस के q1, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया 100 माइक्रोकूलम। सुनाई दिया, समझ में आया, आया ये वाला पॉइंट समझ में आया। 100 क्यों हो गया, 250 में से 150 घटाओगे तो 100 तो रह गया। सर आप क्या कर रहे हो, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी निकालना है। मैंने कि वही निकाल रहा हूँ, पहले इतना समझ में आया कि नहीं बताओ, ये आ गया ठीक है। देखो मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ, ये वैल्यू बिठा देता हूँ, अब आगे चलते हैं, बस एक स्टेप रह गया, एक कदम दूर है हम आंसर से, ठीक है। अब ये बताओ, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पूछ रहा है हमसे ए एंड बी। क्या उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी डैश लिख सकते हैं? चेक करके बता दो। तो देखो इस कैपेसिटर की सी डैश की एक प्लेट डायरेक्ट ए से कनेक्टेड नहीं है और सी डैश की दूसरी प्लेट डायरेक्ट बी से कनेक्टेड नहीं है। ये प्लेट डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी डैश के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सी डैश का पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट और बी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्यों होगा सी डैश का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल? बिकॉज सी डैश की एक प्लेट डायरेक्ट ए से और दूसरी डायरेक्ट प्लेट बी से है। ये पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार सिखा चुका हूं मैं आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है तो इसके क्रॉस निकाल दो। इसी का चार्ज इस फॉर्मूले से, इसी का चार्ज इसी का कैपेसिटेंस, तो इसी का चार्ज कितना है Q1, कैपेसिटेंस कितना है C डैश। Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी 150 माइक्रोकूलम, चेंज कर लिया 10 की पावर माइनस के 6। C डैश कितना है 6 माइक्रोफैराड 10 की पावर माइनस के 6। इससे कट गया, ये सॉल्व कर लो आप, 3 से काट लो, ये 3 से ये 2 बार कटा और ये 3 से 50 बार ऐसे, तो ये 25 वोल्ट आ गया है ना, 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट आ गया भाई, ठीक है। 25 वोल्ट आ गया बिटवीन पॉइंट ए एंड बी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। एक आंसर हो गया, ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर पूछ रहा था हमसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी पूछ रहा है, बी एंड सी। तो इस ये क्या इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी, कौन सा है सी डबल डैश की। तो देखो इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट डायरेक्ट सी से कनेक्टेड है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये मैंने लेक्चर नंबर कहां से सबका चला रहा हूं, जब मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाया उस समय मैंने बहुत यूज किया इस पॉइंट का और मैंने कहा था ये बहुत यूज करता हूं इस पॉइंट का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस कैपेसिटर सी डैश निकाल सकते हो तो निकाल सकते हैं। इसी का चार्ज
सी डबल डैश का निकाल लें तो सी डबल डैश का ही सब कुछ, सी डबल डैश का पोटेंशियल डिफरेंस, सी डबल डैश का चार्ज, सी डबल डैश का कैपेसिटेंस। तो सी डबल डैश में कितना चार्ज है Q1, कितना कैपेसिटेंस है सी डबल डैश, वैल्यू पुट कर दो, ये 150 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, और सी डबल डैश 2 माइक्रोफैराड 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये कट गया तो 75 वोल्ट। ये आंसर, ये सेकंड आंसर, ये फर्स्ट आंसर होता है। कुछ समझ में आया आपको कि हमने ए और बी के और बी और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया? देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो जब आपने पहले किया होगा और एक बार सब सीख लोगे ना, इस कंसेप्ट को दिमाग में भर लोगे, ऐसे सोचते हैं तो दिमाग काम करना शुरू करता है आपका। एक बार सीखना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। इसीलिए कॉपी निकालिए, पेन कॉपी निकाल के इस क्वेश्चन को सीखिए, करिए, ठीक है। पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतारने के बाद क्वेश्चन। नया टॉपिक देखते हैं एक और इसमें। देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस डिवीजन। डिस्टेंस डिवीजन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम है डिस्टेंस डिवीजन। देखो एक हमने पढ़ा है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका प्लेट एरिया ए है, दोनों प्लेटों का प्लेट एरिया सेम, प्लेट एरिया ए, प्लेट सेक्शन डी, प्लेट एरिया ए और प्लेट सेक्शन डी, और बिटवीन प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन क्या है, एयर है। तो इसका कैपेसिटेंस हमने कितना पढ़ा, सी नॉट मान लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, F70 A ओवर D। एक पॉइंट तो ये था। अगर हम यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे प्लेट सेक्शन डी है, प्लेट एरिया ए है, और इसमें पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, C बराबर F70 A K ओवर D। ये हमने पीछे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूले ड्राइव किए हैं दोनों। अब क्वेश्चन कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये कैपेसिटर, यहाँ क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक कैपेसिटर ये वाला बना लिया मैंने, यही वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर बना लिया, इसका प्लेट एरिया कितना A, दोनों प्लेटों का प्लेट एरिया A, प्लेट सेक्शन D, और इसमें हम ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें, ऐसे बिटवीन द प्लेट इसके मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया ऐसे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और यहाँ पर मैंने ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, ये रहा ऐसे, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये मैंने भर दिया आपका, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ठीक। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। ये सर्किट डायग्राम दे दिया और कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालें भाई, तो जानते हैं इसमें ये क्वेश्चन भी गिवन है कि ये जो सेपरेशन है, ये D1 डिस्टेंस में ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और D2 डिस्टेंस में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये भी गिवन है हमारा, है ना। तो जानते हैं ये दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो लेयर हैं जो आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं इनकी दो लेयर हैं जो कांटेक्ट में आ रही हैं, K1 की एक लेयर ये हो गई, K2 की ये प्लेट नहीं कोई बीच में डेड डैश बनाया जो मैंने, प्लेट नहीं है ये डेड डैश क्या है, ये वाली ये लेयर एक लेयर है जो K1 K2 की कांटेक्ट में आई है आपस में। तो जो K1 K2 मीडियम की जो लेयर कांटेक्ट में आती है वो किसको डिवाइड कर रही है, प्लेट सेपरेशन D को। ये वाली जो लेयर है K1 की और K2 की जो लेयर है कांटेक्ट में आई, वो किसको डिवाइड कर रही है, D डिस्टेंस को। प्लेट सेपरेशन बोलते हैं इसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, इस D को डिवाइड कर रही है, डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है, इसीलिए इसका नाम है इस आर्टिकल का डिस्टेंस डिवीजन। जब आपकी ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 K2 की जो कांटेक्ट वाली लेयर है उस डिस्टेंस को डिवाइड करे तो उसे डिस्टेंस डिवीजन बोलते हैं, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। कैसे होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी डिस्टेंस डिवीजन हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सर किसका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो देखो यहाँ पे इसको एक कैपेसिटर मान लेते हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसको एक दूसरा कैपेसिटर मान लेते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि दो कैपेसिटर बने हैं, एक C1 एक C2, ठीक है, एक C1 और एक C2, और ये C1 C2 अगर डिस्टेंस डिवीजन कर रही है, दोनों
K1 K2 के मीडियम जहां टच कर रहे हैं वो लेयर डिस्टेंस को डिवाइड करे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। दैट मींस C1 C2 किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहले पहचान पर कॉन्सेंट्रेट करेगी, पहचानेंगे कैसे कि C1 C2 सीरीज में है, पैरेलल में, तो सीरीज में। क्लियर है? डिस्टेंस को डिवाइड करे तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब C1 की वैल्यू लिख लो, तो C1 की वैल्यू इस फॉर्म से लिख लो। तो C1 का कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस लिखे हैं तो एप्सिलॉन 0 ए, प्लेट एरिया तो ए है, प्लेट का एरिया ए तो है इसका, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है K1, और प्लेट सबसेल कितनी है इसकी? D1, तो D1 भाई D1 डिस्टेंस में तो K1 भरा हुआ है तो D1। ऐसे C2 लिख लो, एप्सिलॉन 0 ए K2 ओवर D2, ठीक है, D2, ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में। अब ये C1 C2 किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। डिस्टेंस डिवीजन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो लिख दो C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/C इक्वलेंट निकलेगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू पुट करोगे तो एप्सिलॉन 0 ए K1 D1 नीचे आएगा लेकिन ऊपर चला जाएगा D1। ऐसे ही 1/C2 की वैल्यू पुट कर दो तो एप्सिलॉन 0 ए K2 डिवाइडेड बाय D2 ऊपर चला जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आ गया वो कॉमन ले लो, तो एप्सिलॉन 0 ए कॉमन है, यहाँ क्या बचा? D1/K1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? D2/K2 बचा। अब यहाँ बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में। देखो कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इसमें, केवल इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, तो कितना हो गया? एप्सिलॉन 0 ए इज इक्वल टू इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ कर लो C, और ये ब्रैकेट में लिख लो, ये ब्रैकेट में लिखो कैसे D1/K1 प्लस D2/K2। अब देखो ये पूरा इसमें मल्टीप्लाइड में, तो ये किसमें आएगा? डिवाइड में आएगा। C के लिए निकाल सकते हैं यहाँ से, C इज इक्वल टू कितना? एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाय D1/K1 प्लस D2/K2। देखो ऐसे, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया इस सर्किट का, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। इसमें कभी कभी एक चेंज कर देता है। सर क्या चेंज करता है? तो इसमें चेंज ये करता है, जरा बताता हूँ, यहाँ देखना है इस जगह पे। कभी कभी वो फिगर ऐसे ना आता है, ऐसे ये कैपेसिटर बना दिया, ये प्लेट एरिया ए है, प्लेट सेक्शन D है ऐसे, और उसने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है ना वो जस्ट बाइसेक्टर में भरा है ऐसे, इसमें भर दिया उसने K1 है ना, और इसमें उसने भर दिया K2 ऐसे। अब फर्क क्या आया इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अभी भी दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो कांटेक्ट वाली लेयर है वो डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है, D को डिवाइड कर रही है। ये कैपेसिटर C1 बना, ये कैपेसिटर C2 बना, और ये C1 C2 डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है, इसीलिए किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट अंतर ये आया है कि अब ये जो सेपरेशन हो गई है ये आधी आधी हो गई, D/2 ये और D/2। दैट मीन्स D1 की वैल्यू D/2, D2 की वैल्यू D/2। तो अब D1 जो आपने लिखा है यहाँ पे D1 ना लिख के आपको क्या लिखना पड़ेगा? D/2 मतलब D1 D2 की वैल्यू D/2 पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, लेकिन आप शुरू में ही कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आए तो लास्ट में नहीं करना, D1 की वैल्यू आप D/2 शुरू से पुट करके चलना और सॉल्व कर लेना यार। लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो अगर इस ये वाला केस होता तो D1 और D2 बराबर होते और कितना होता? D/2। तो यहाँ पुट कर दो, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए D/2K1 प्लस D/2K2 आया, और ये कॉमन ले लो तो एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाय D/2 कॉमन ले लिया तो 1/K1 1/K2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 2 वाला ऊपर पहुंचा दिया मैंने ऐसे, कोई दिक्कत? एक चेंज और कर सकते हैं, अगर इनिशियल ये कंडीशन है, इनिशियली ये है और फाइनली ये है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो ये आया, ये रहा। अरे ये वाला कंडीशन है फाइनल वाली, नहीं समझ में आया? फाइनल ये वाली है। तो आप देखो एप्सिलॉन 0 ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन 0 ए को D की जगह पे C0, तो आप इसकी जगह पर C0 लिख सकते हो। C0 लिख दोगे तो रिजल्ट आएगा 2C0 डिवाइडेड बाई 1/K1 प्लस 1/K2 आया, 1/K1 प्लस 1/K2। ये रिलेशन आ गया उस वाले कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बिटवीन रिलेशन। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है।
इसी में एक चेंज ऐसे भी कर सकता है कि वो ऐसे कर दे इस डायग्राम को, ऐसे ना बना के ये मैंने वर्टिकल प्लेट ली है ऐसे, वो हॉरिजॉन्टल प्लेट बना सकता है ऐसे, तो घबराना नहीं। इसका प्लेट एरिया ये हो गया, ये प्लेट सेक्शन डी हो गई। तो उसने ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, इतने में उसने K1 भर दिया और इतने में उसने K2 भर दिया ऐसे। प्लेट एरिया तो ये है ना, प्लेट सेक्शन तो ये हो गई ना। अब अभी भी दोनों मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उनकी जो लेयर है कांटेक्ट में आ रही है वो यही तो है। और किसको डिवाइड कर रही है? डी को। एक कैपेसिटर ये हो गया C2 और एक ये हो गया C1, और डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है, तो अभी भी कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये हॉरिजॉन्टल कैपेसिटर बना दिया, ये वर्टिकल कैपेसिटर बनाया हुआ है, बस इतना अंतर है। ठीक है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल कैपेसिटर ऐसे प्लेट ली है और इसमें कैपेसिटर की प्लेट ऐसे ली है, लेकिन इसमें भी दोनों जो K1 K2 वाला मीडियम है वो डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है। इसमें भी K1 K2 वाला जो मीडियम की जो लेयर है, कॉन्टेक्ट लेयर है, वो भी डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है। तो इसमें भी C1 C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें भी C1 C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में। डिस्टेंस डिवीजन बोलते हैं, डिस्टेंस डिवीजन हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कभी कभी कि आपका जो क्वेश्चन देगा वो ऐसे दे देगा, एक कैपेसिटर बना लिया ऐसे, है ना, एक कैपेसिटर बना लिया ऐसे, और इसमें ऐसे बना लेगा और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देगा और ये कह देगा ये D/2 है और वो भी D/2 है, तो वो D/2 हो गया। इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K है। बस कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। प्लेट एरिया A है, तो जानते इसको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या है? एयर है। तो एक ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। C1 लिखें तो ε0 AK/D/2, प्लेट सेक्शन D/2, और C2 लिखें तो ε0 A, और एयर होता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो प्लेट सेक्शन कितनी है? D/2। तो इसे लिख सकते हैं 2ε0 2 ऊपर पहुंच गया ओवर D, 2 ऊपर पहुंच गया तो 2ε0 AK/D। और ये देखो, ये एयर वाला मीडियम और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये प्लेट डिस्टेंस डिवीजन कर रहे हैं, तो C1 C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन तो 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो C1 की वैल्यू 2ε0 AK/D कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, प्लस ऐसे इसमें D ऊपर पहुंच जाएगा, 2ε0 A/D D ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या आ गया? D 2ε0 A कॉमन आ गया। इसमें लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद 1/K, और इसमें लिख सकते हैं ये 1/C आया। अब इसका इसमें करना, इसका इसमें, केवल इतनी वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो 2ε0 हो गया, इसका इसमें कर लो तो C D हो गया, है ना, D C अलग है, मल्टीप्लाइड बाई D, और 1/K + 1। तो इस वाले पूरे फैक्टर को उसके नीचे ले आओ तो C निकल आएगा 2ε0 A/D 1/K + 1। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, K एलसीएम लेके, K अगर एलसीएम ले लोगे तो K एलसीएम लेने पर 2ε0 A और नीचे ये D, और नीचे से K एलसीएम ले लिया तो 1 + K कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो, आप ये वाला K ऊपर पहुंच गया तो ये वाला K वाला तो हटा दिया हमने, ऊपर पहुंच गया, तो ये तो हो जाएगा इस रिजल्ट। और आप चाहो तो इसकी जगह पर आप फिर दोबारा से C0 ले सकते हो, तो 2C0 K/1 + K, ऐसे भी आंसर ले सकते हो C का। समझ में आ गया? तो ये सीरीज डिस्टेंस डिवीजन समझ में आया। ऐसे ही होता है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, एरिया डिवीजन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एरिया डिवीजन। एक टॉपिक है हमारा दूसरा, एरिया डिवीजन। एरिया डिवीजन, जब एरिया डिवीजन होता है ना तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एरिया डिवीजन का मतलब क्या है समझते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर लिया, इसकी प्लेट सेक्शन D, इसमें एयर प्लेस्ड है, और ये प्लेट एरिया, इस प्लेट का एरिया A, प्लेट एरिया A। इसका कैपेसिटेंस हम जानते हैं ना, C0 = ε0/D। अब उसने सेकंड केस कहा, सेकंड केस सेकंड, उसने सेकंड केस में कहा कि ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लेट सेक्शन D,
और उसने यहां से ऐसे एक मीडियम भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, और ये एक ऐसे भर दिया, इसका K2। तो या K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो लेयर हैं वो कांटेक्ट में कहाँ आ रही हैं? तो ये कांटेक्ट में यहाँ आ रही है, दोनों की लेयर ऐसे इस जगह पर कांटेक्ट में आ रही है। और ये किसको कट कर रही है? ये पूरी प्लेट का एरिया ए, और ये डिवाइड कर रहा है एरिया को, तो एरिया डिवीजन बोलेंगे इसे। ये डिवाइड कर रहा है एरिया को, तो एरिया डिवीजन। मान लो इतनी वाली प्लेट का एरिया A1 और इस वाली प्लेट का एरिया A2, तो दो कैपेसिटर होगा, ये C1 और ये C2। एरिया डिवीजन है ये K1 K2 की, जो दोनों की लेयर हैं जो कांटेक्ट में आ रही है, मीडियम की जो लेयर है कांटेक्ट में आ रही है K1 K2 की, वो लेयर ये, और ये डिवाइड कर रही है प्लेट के एरिया को, और प्लेट के एरिया को डिवाइड कर रही है, इसीलिए इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया A1 मान लिया, इसका नीचे A2, तो दो कैपेसिटर डिवाइड कर लिए। और जब एरिया डिवीजन होता है तो ये C1 C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो C1 लिख लो पहले, तो C1 इज इक्वल टू कितना होगा? एप्सिलॉन 0 A, एरिया कितना है? A1, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1, प्लेट सेक्शन कितनी है? इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की सेक्शन कितनी है? D। एज C2 लिख लो, इस नीचे वाले का C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A2 K2 ओवर प्लेट सेक्शन कितनी है? D। एरिया तो डिवाइड हुआ है, प्लेट सेक्शन थोड़ी डिवाइड हुई है, तो D। और C1 C2 आर इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लेना, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट लिखे हैं तो C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A1 K1 ओवर D प्लस एप्सिलॉन नॉट A2 K2 ओवर D C। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन D कॉमन आ गया, A1 K1 प्लस A2 K2, तो देखो ये आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे कर देता कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लेट सेपरेशन D, इस पूरी प्लेट का एरिया A, और इसके जस्ट मिडिल पॉइंट से इतने वाले में भर देता वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1, और इतने वाले में भर देता वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2। तो बाइसेक्ट अभी भी दोनों K1 K2 जो मीडियम हैं, इनकी जो लेयर है कांटेक्ट में आ रही हैं, वो एरिया को डिवाइड कर रही है, एरिया को डिवाइड कर रही है ऐसे। तो इसका एरिया A/2 और इसका एरिया भी A/2, मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट से आ रही ना, मिड में पूरी प्लेट का एरिया ये A, और ये डिवाइड हो गया जस्ट मिड में भर दिया। तो आपको क्या करना भाई, यहां अगर इसे C1 मान रहे हो, इसे C2, तो C1 की वैल्यू लिख रहे हो तो एप्सिलॉन 0 A, फॉर्मूला क्या होता था ये, C बराबर एप्सिलॉन 0 A K ओवर D। तो प्लेट एरिया कितना है C1 का? A/2, डायरेक्ट कॉस्टिंग K1, प्लेट सेक्शन कितनी है? D। तो आप इसे लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 A K1 ओवर 2D। ऐसे C2 लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 A/2 K2 और प्लेट सेक्शन D। इसे लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 A K2 ओवर 2D। समझ में आया? और ये C1 C2 के एरिया डिवीजन है, तो C1 C2 किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 A K1 ओवर 2D प्लस एप्सिलॉन 0 A K2 ओवर 2D। अब कॉमन आ गया एप्सिलॉन 0 A ओवर 2D, रिजल्ट आ गया K1 प्लस K2। ये C। आप चाहो तो इस एप्सिलॉन 0 A ओवर D की जगह आप C0 लिख सकते हो, तो रिजल्ट ये भी लिख सकते हो C0 डिवाइडेड बाई 2 K1 प्लस K2। वो समझ में आया? ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेंज कैपेसिटेंस आ गया। इसको भी एक तरीके से डायग्राम को हॉरिजॉन्टल प्लेन करके भी बना सकता है, जैसे मैंने पीछे बनाया, और ऐसे भी कर सकता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस दिया, ये इतने में K भर दिया और इसमें एयर छोड़ दिया, फिर कर लो ऐसे जैसे मैंने पीछे वाले कंसेप्ट में सिखाया आपको। ये पैरेलल में होंगे C1 C2 मान लेना आप इसको C1 और इसको C2, और ये दोनों मीडियम कांटेक्ट में आ रहे हैं, एयर और ये मीडियम वाला एरिया को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन कराए हैं उसके ऊपर एक मिक्स करा देते हैं, जिसमें सीरीज भी हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स हो। एक क्वेश्चन कराया है, एक प्लेट, एक कैपेसिटर की एक प्लेट ले ली, ये दूसरी प्लेट ले ली, ये दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन ले ली, ठीक है।
और इसके जस्ट सेंटर से इस पूरी प्लेट का एरिया ए, इस पूरी प्लेट का एरिया ए, पूरी प्लेट का एरिया ए, और इसका आधा प्लेट का एरिया a/2 ये वाला, ठीक है। और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है ऐसे, और इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट है K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका कैपेसिटेंस C1 कह दिया है। यहाँ पे एक ऐसे, इसमें एक मीडियम भरा है ये वाला ऐसे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और कैपेसिटेंस है C2, और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे भर दिया है इसमें, दूसरा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और ये C2। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है आपका इस सर्किट का। तो इसमें 3 कैपेसिटर हैं, 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हैं, K1, K2 और K3, ये K3 है सॉरी, है ना। तो ये बताओ इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो लेयर है वो ये है, लेयर है, ये कोई प्लेट नहीं है यहाँ पे, लेयर। और इस वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो लेयर है वो ये वाली है, और ये दोनों कांटेक्ट में आ रही हैं, K1 की ये लेयर और K2 की ये वाली लेयर यहाँ कांटेक्ट में आ रही है, और ये एरिया को कट कर रही है। तो इसका मतलब है C1 और C2 किस कॉम्बिनेशन में है, C1 एंड C2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ऐसे K1 की जो लेयर है ये वाली, और K3 की लेयर ये रही कांटेक्ट में आ रही है, और कांटेक्ट में आ रही है, ये भी किसको कट कर रही है, एरिया को डिवाइड कर रही है। तो ये C1 और C3 भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन K2 और K3 की जो लेयर है वो ये है, और यहाँ कांटेक्ट में आ रही है, और ये डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस को डिवाइड करें तो C2 और C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में, C2 और C3 आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है, तो हम पहले C1 C2 को पैरेलल में करें या C1 C3 को पैरेलल में करें। तो कंफ्यूजन है, C1 को पहले C2 के साथ कर लें या C1 को C3 के साथ कर लें, कंफ्यूजन है। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम पहले C2 और C3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, इन दोनों को सीरीज में कर लें। जैसे ही सीरीज में आ जाएगा तो एक बन जाएगा, और ये पूरा एक हो गया। सीरीज में करने पर C2 और C3 को सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर एक कैपेसिटर बन गया ये पूरा, और ये पूरा इसके साथ, ये वाला पूरा इसके साथ, फिर किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बना लो, और जब ये पूरा एक हो जाएगा तो फिर वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो हम पहले ये वाला कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो हम पहले C1 की वैल्यू लिख लेते हैं। C1 कितना लिखे भाई, C1 यहाँ लिख लेते हैं, चलो यही लिख देता हूँ। C1 इज इक्वल टू ε0 A, प्लेट एरिया कितना है इसका a/2, K1 a/2 सेपरेशन में तो भरा हुआ है, तो a/2। प्लेट सेक्शन कितनी है, तो प्लेट सेक्शन D है, और सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कितना है K1, और प्लेट सेक्शन कितनी है D, यहाँ आता है ना D। तो C1 इज इक्वल टू हो गया ε0 A K1/2D, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा C2 निकाल लो, ऐसे ही आप ऐसे C2 निकाल लो, एंड C2 निकाल लो। तो ε0 A प्लेट एरिया उसका भी a/2 है, C2 K2 इतने एरिया में तो भरा हुआ है, K2 मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है, और प्लेट सेक्शन देखे तो इसकी प्लेट सेक्शन आधी है, ये वाली सेक्शन D/2 है ना, D/2 प्लेट सेक्शन में K2 है, तो ये D/2, 2 से 2 कटेगा, तो C2 हो गया ε0 A K2/D। ऐसे ही C3 निकाल लो, तो वो प्लेट सेक्शन उसका प्लेट एरिया तो इसका भी आधा है C3 वाले का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है K3, और प्लेट सेक्शन कितनी है D/2, इसकी भी D/2 होगी वाली, 2 से 2 कट गया, तो ये भी आ गया ε0 A K3/D, है ना। अभी मैंने बताया था पहले C2 और C3 को किस कॉम्बिनेशन में कर लें, C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कर लें पहले। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कैपेसिटर बन जाएगा ये पूरा, तो ये पूरा इसके साथ, इस वाले कैपेसिटर के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में एरिया डिवीजन होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाद में पैरेलल कर लेंगे। तो 1/C डैश 1/C2 प्लस 1/C3, वैल्यू पुट कर दो C2 की, तो C2 की वैल्यू ये रही ε0 A K2/D, D का बन जाएगा ऊपर, प्लस 1/C3, तो C3 ये रहा, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ε0 A K3/D
डी कहाँ पर जाएगा, ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, तो डी बटे एप्सिलॉन जीरो ए कॉमन ले लो, तो 1/K2 बचा प्लस 1/K3। ये देखो 1/C जैसा। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, इस इतने का केवल इसमें, इसका इसमें क्रॉस और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो इसका करना है केवल, तो ये एप्सिलॉन जीरो ए हो गया, देखो ऐसे, और इसको यहाँ ले आओ, तो C डैश मल्टीप्लाइड बाई डी, और ब्रैकेट में यहाँ से एक काम और कर लो आप, चलो ऐसे ले लो, या एलसीएम ले लो यार, K1 K2 एलसीएम लोगे ना आप इसका, तो यहाँ K3 आएगा, सॉरी K3 K2 K3 एलसीएम ना हो, तो यहाँ पे आ जाएगा K3 और यहाँ आ जाएगा K2, है ना। तो अब C डैश निकालना है, तो C डैश निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो एप्सिलॉन जीरो ए K2 K3 डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा इसके, तो D K2 प्लस K3, यहाँ तक C डैश आ गया। अब ये पूरा एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूरा एक हो गया, ये इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, ये इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में, तो एरिया डिवीजन हो रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ तक आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो इसका, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा भाई C1 प्लस C डैश। C1 कितना है देखो, C1 ये रहा, ये है एप्सिलॉन जीरो ए K1 ओवर 2D प्लस एप्सिलॉन जीरो, इसकी वैल्यू पुट कर दो C डैश की, A K2 K3 डिवाइडेड बाई D K2 प्लस K3, तो C इक्वल टू कॉमन क्या आ सकता है, एप्सिलॉन जीरो ए ओवर D कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा K1/2, यहाँ से बचा K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3। देखो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन, क्लियर हुआ। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये नीट में आया था वैसे तो 2016 में। ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि ये डायग्राम गिवन है आपको, है ना। इस पूरे का कैपेसिटेंस ही है, पूरे का प्लेट एरिया, पूरी प्लेट का ए, इसका पूरी का ए, प्लेट सेक्शन डी। अब इसमें 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिए, K1 K2 K3, एक केस हो गया। अब कह रहा है इफ अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड टू हैव अ सेम कैपेसिटेंस, कह रहा है कि अगर सेकंड केस, ये केस नंबर 1 हो गया, और इसका कैपेसिटेंस टोटल, इसको C1 मान लेना है, इसको C2, इसको C3 मान लेना है, इसको C4 मान लेना, फिर ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके एक बना लेना, फिर ये इसके साथ किस में, सीरीज में है, तो फिर सीरीज करके नहीं टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेना, वो कितना है C, निकाल लिया टोटल कैपेसिटेंस आपने। फिर सेकंड केस में, ये केस 1 हो गया, सेकंड केस में क्या कह रहा है आपसे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, जिसकी प्लेट सेक्शन कितनी है D, और पूरा प्लेट एरिया कितना A, ये वाला, इसमें ये 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर के ना भर के एक ही सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे पूरे में एक ही भर रहे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसका कैपेसिटेंस भी C आता है, इस पूरे का भी C, एक का नहीं, इसका C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4, फिर ये तीनों पैरेलल में, और इसका कॉम्बिनेशन करके इसके साथ पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके नहीं टोटल कैपेसिटेंस C, फिर इन सबको हटा के इसमें पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मिलता है सिंगल, उसका कैपेसिटेंस C, ये C और ये C इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर देना, और इक्वल करने के बाद सॉल्व करोगे तो आपका ये इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है ये पूछ रहा है, तो आपका सॉल्व करने में जो करेक्ट चॉइस आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, ये आंसर है आपका। ठीक है, आप करके देखिए इसे, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, करके जरूर देखें। पहले आपके जो मैंने पीछे आपको सिखाया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, फिर मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी, इस क्वेश्चन को करिए, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ठीक है, कल देखो हम इसके बाद आगे एक नया टाइप का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और करेंगे, एक नया टाइप का, देखो एक ये टाइप का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, ये वाला क्वेश्चन भी भेज दूंगा मैं आपको, करके देखिए बेटा, है ना। कल आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है कैपेसिटेंस, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके अंदर,
एक एक करके धीरे धीरे एक एक टॉपिक सीखेंगे हम, ठीक है। आगे कल देखते हैं। थैंक यू भाई।